रिकॉर्डिंग चालू हुई क्या? हो गई। हाँ। भाई आपने डाउट पूछा है बेटा जी कि PF3Cl2 पोलर है कि नॉन पोलर है। देवांग अब याद कर, देखिए हमारे पास टोटल ये 5 पोजीशन है। फ्लोरीन कहाँ आएगा? फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो हमेशा एक्सियल पे आएगा। अब क्योंकि 2 से ज्यादा फ्लोरीन है इसलिए एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, 2 Cl यहाँ पे। अब चलो ये दोनों तो एक दूसरे को फिर भी बैलेंस कर सकते हैं। क्या ये तीनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं? नहीं, तो इसका म्यू नॉट 0 आएगा। समझ गया? सर सर म्यू नॉट 0 मतलब पॉजिटिव ही रहेगा ना? हाँ, मतलब नॉट 0 मतलब पॉजिटिव। ठीक है सर। चलिए अब थोड़ी सी और मेहनत करते हैं। मतलब आप ये निकालना सीख गए कि कौन से मॉलिक्यूल्स पोलर है और कौन से मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है। अब और आपको ये भी मालूम है वेक्टर सम होता है। जरा देखिए, मुझे बताइए क्या ये स्ट्रक्चर पोलर है? इन दोनों में से कौन पोलर है? ये जो ऐसी एल्कीन है, ये एल्कीन है, इसमें एक पाई बॉन्ड है और यदि दोनों CH3 या दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हो तो इसको बोलते हैं ट्रांस। और यदि दोनों एक साइड हो तो इसको बोलते हैं सिस। ये आगे आएगा ऑर्गेनिक में, सिर्फ बताने के लिए बताया जा रहा है। अब मुझे बताइए इनमें से कौन पोलर होगा और कौन नॉन पोलर होगा? सर दूसरा वाला पोलर होगा, पहला वाला नॉन पोलर। क्यों? सर क्योंकि वेक्टर एडिशन पहले वाले में 0 हो जाएगा। बिल्कुल, दोनों में समझिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करवा दी क्या? हेलो, देखिए यदि कार्बन sp3 हाइब्रिड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। यदि कार्बन sp2 हाइब्रिड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.75। और यदि कार्बन sp हाइब्रिड है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.25। ये वाला डेटा आपको लर्न कर लेना है सुखी जीवन के लिए। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन पोलर है और कौन कौन नॉन पोलर है। सर ये कार्बन स्पेसिफिक है ना? क्या सर नाइट्रोजन भी कहेगा ये? नहीं, कार्बन के लिए बता रहा हूं, केवल कार्बन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। सर एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसे ही लिखा था सर, बस नाइट्रोजन भी था उस ऑप्शन में। वो कुछ और होगा, जब आएगा तब का तब देखेंगे। इधर समझिए, मुझे बताइए इनमें से कितने पोलर है? या तो 17 का है या तो 18 का है, याद नहीं है कौन सा साल का है। सर वो ट्रांस क्या लिखा आपने? ये ट्रांस एल्कीन है। मतलब जब ये एल्कीन जिसके अंदर दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इसको ट्रांस बोलते हैं, जब दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ साथ होते हैं उसको सिस बोलते हैं। मेरा सवाल है इनमें से कितने पोलर हैं? देखिए ये दोनों 120 के ऊपर हैं, ये दोनों वेक्टर ऐसे अपोजिट जाएंगे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, म्यू नेट 0। ये वाला CN का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लीनियर। sp हाइब्रिड है ये, नाइट कार्बन। ये वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, ये वेक्टर ऐसे नीचे की तरफ लगेगा, इसका म्यू नेट भी 0। ये वाला आइटम
ये ऐसे अराइन हो जाएगा। अब इसमें लोन इधर म्यू इधर म्यू इधर, तो इसका म्यू नेट नॉन जीरो होगा, और वैसा ही कुछ इसके लिए भी होगा। यदि अपन सर लोन पेयर की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे? मतलब सर मतलब वो लेफ्ट को जा रहा है राइट को जा रहा है वो एरो वेक्टर। ना वो लेफ्ट को जा रहा है ना वो राइट को जा रहा है, वो बीच में से जा रहा है। ये नॉन प्लेनर हाँ होता सर है भाई। मतलब वैसा। भाई sp3 हाइब्रिड है। यदि मान ले ये H, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड इस प्लेन में है, तो यहाँ पे लोन पेयर इधर होगा और उधर लोन पेयर नीचे होगा, तो पीछे की तरफ होगा तो ये इधर से निकलेगा, वैसा है। सर वो नीचे वाले इसमें लोन पेयर की डायरेक्शन और हाइड्रोजन एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो तो आप बोलना चाह रहे हो कि सर इसको ऐसा बना ले, ये वाला बॉन्ड रोटेटेबल बॉन्ड होता है। ऐसा बनाना चाहते हो ना आप लोग? हाँ सर। और आप ये बोल दोगे कि भाई ये ऐसा होके ये म्यूनेट जीरो हो जाएगा इसका। नहीं सर वो नहीं होगा क्यों? सर, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स मतलब जीरो नहीं हो गए डायरेक्शन में। ठीक है, कर सकते हो। वैसे भी ये वाला बॉन्ड रोटेटेबल बॉन्ड होता है। दोनों बॉन्ड रोटेटेबल बॉन्ड होते हैं, तो ये कहीं पर भी रह सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है ये जीरो भी रहे, पर वैसे ये ये रोटेटेबल बॉन्ड, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है। अब सर सर मतलब वो जीरो भी हो जीरो भी हो सकता है। सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, पर वो तो एक ही फॉर्म का होगा ना। ऐसी सारी फॉर्म्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, तो कभी कभी जीरो कभी कभी नॉन जीरो, तो अपने को तो नेट नॉन जीरो ही मिलेगा। ओके सर। आगे क्वेश्चन है, इफ म्यू ऑफ this compound is 1 debye, then find out, and mu ड्यू टू, मतलब या तो ऐसे लिखा जाए या फिर ऐसे लिखा जाए, म्यू ड्यू टू 1 क्लोरीन इज 1 debye, दोनों में से कुछ भी लिख के दे सकते हैं आपको। तो देन फाइंड आउट म्यू इन फॉलोइंग। इन सब में म्यू बताना है। देख, अब पहले ये कॉपी करिए, उसके बाद ये सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइएगा मुझे। पर पहले कॉपी करना, बीच में मतलब ऐसे रैंडमली नहीं करना है। और कॉपी करके रखो, पूछूंगा तब बताओ। कॉपी करके सॉल्व करके रखो। यस देवांग, फोटो भेज सकता हूँ ना यार, उसे भी आज। भेज दिया फोटो।
सॉल्व करो और बताओ। सर वो बस CIS है ना? अरे यार फोटो नहीं आया अभी तक। सर गलत जगह पे भेजा होगा शायद आपने। अबे सही जगह भेजा है, मेरे सेंडिंग ही लिखा रहा है, मैंने 2 बार भेज दिया आपको। पुष्कर ने भेजा है फोटो, भला वो पुष्कर का, मेरे अभी भी सेंडिंग ही आ रहा है। सर व्हाट्सएप पे दो। नहीं बेटा भेज दिया पुष्कर ने ना। सर वो CL का याद रखना है ना, और मतलब म्यू का। अबे याद नहीं रखना है, क्वेश्चन दिया है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। अच्छा। और तू भी ना ऐसे बोल लूं कि छोड़, अभी बेइज्जती करने पे आया था मैं भी बिना मतलब से। सर तो उसका 1 डे बाय नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, ये तो केवल बताया है, क्वेश्चन के लिए बताया है। ठीक उसके है आगे सर, देख क्यों थैंक लिखा यू। हुआ है। सर ये वाले क्वेश्चन में म्यू निकालते वक्त ओ का कोई रोल नहीं होगा ना?
अरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या? नहीं सर, 2 मिनट। तो हाँ ऐसा सर। बोलने का ना। सर बोल भाई। सर वो जो क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ देम आर पोलर, उसके अंदर जो OH OH वाला एग्जांपल है, उसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता क्या ऊपर वाला O का लोन पे उससे लेफ्ट साइड में पुल कर रहा है और नीचे वाला लोन पे राइट साइड में पुल कर रहा है, और अगर बिल्कुल हो वो लोन सकता, बिल्कुल हो सकता है, बट वो वंस इन अ वाइल केस ही तो होगा, वंस इन दी वंस इन दी इनफाइनाइट केस ही तो होगा। ओके सर, थैंक यू। सर हो गया क्वेश्चन। हो गए। चलो चलिए, यदि क्वेश्चन हो गए तो फिर इसके आंसर लिख देते हैं। ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0। यही आंसर है आपके भी? सर फोर्थ वाला नहीं समझा, पहले से फोर्थ फोर्थ वाला वाला। नहीं। ये वाला। हाँ सर। और कोई? सर उनके बीच का एंगल क्या है? 45 है ना? रेगुलर हेक्सागन है ना? 60 रहेगा। बिल्कुल 60 रहेगा। तो जरा सिर्फ फोर्थ वाला इशू है या फिर और भी कोई इशू है, बताइए प्लीज। फोर्थ सर। इधर देखो, डायपोल की डायरेक्शन ऐसे होगी, इस डायपोल की डायरेक्शन ऐसे होगी, इस डायपोल की डायरेक्शन ऐसे होगी। इसको निकाल दो, केवल यदि इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो उनकी डायरेक्शन ऐसे ही आएगी, सेम इसी तरफ 1/, ये वाले इन दोनों का वेक्टर डायरेक्शन ऐसे ही निकल रहा होगा। हाँ है ना? हाँ सर।
सेम ये जो चीज है वही, अब यहाँ पे एक डिवाई लग रहा है, मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट का एक डिवाई इधर से जा रहा है, इसका एक डिवाई इधर से जा रहा है, तो वो हो गया कितना, 2 डिवाई हो गया। हाँ सर। बस, और बताओ कोई डाउट है? अंशिता? सर 7th वाला बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, 7th में क्या डाउट है? इधर देख, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, बाकी ये दोनों 60 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर है। 60 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर है, मतलब यही वाला केस हो गया, तो इसका भी √3 आ जाएगा। समझा? हाँ सर। अंशिता? सब लोगों ने ना बोलने पे टैक्स लगा रखा है, फिर बोलोगे तो पूरी जायदाद किसी के नाम रखी जाएगी। चलिए आगे समझते हैं। आई होप आपको डायपोल और वेक्टर वाला समझ में आ गया क्या करना है। अब इसी में यदि आपको 1 डिवाइड नहीं दिया हुआ होता तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं था, इट वाज नॉनसेंस। तब फिर ये क्वेश्चन यही था कि हाउ मेनी ऑफ देम आर पोलर एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉन पोलर, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं था। ठीक है, आगे एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट, और एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट में सबसे पहला है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। सबसे पहला और सबसे बड़ी एप्लीकेशन वही है। एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, और पहले एप्लीकेशन है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। समझिए, यह बोलता है कि कोई भी बॉन्ड आयनिक कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। ये किस अजम्पशन पर बेस्ड है कि एनी बॉन्ड इज आयोनिक इफ complete electron transfer occurs. So the dipole of that instant will be absolute, और इस केस के अंदर वो कंपाउंड आयनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इस इंस्टेंट के अंदर जो कंपाउंड है वो कंपाउंड बिकम्स आयनिक। मतलब समझाता हूं इसका। आपके पास है ए बी, ठीक है, हमने बोला कि ये पूरा का पूरा, मतलब ये अब समझो, ये बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है अपनी तरफ। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा लेगा। अब मान लो ये जनरल है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ये पोलर मॉलिक्यूल्स में है। पर यदि मान लो इस ए और बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रख लिया, तो ये वाला बॉन्ड आयनिक हो जाएगा, और ये जो होगा वो एब्सोल्यूट डायपोल मूवमेंट जनरेट करेगा। और ये कितना हो जाएगा, Q इंटू डी, मतलब Q इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या बोलेगा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटू डिस्टेंस।
मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू बॉन्ड लेंथ। ये आ जाएगा म्यू। यदि कंपाउंड आयनिक होगा तो थ्योरेटिकल वैल्यूज है ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो ये क्या बोलता है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ionic character is mu observed upon, ये जो एब्सोल्यूट म्यू लिखा है म्यू आयोनिक या म्यू एब्सोल्यूट इनटू 100, और ये हो जाएगा म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बॉन्ड लेंथ इंटू 100। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सब कुछ कूलम मीटर में रहे। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड आउट percentage ionic character in HCl if its dipole moment is 1.6 डिवाइड दे रखा है। बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl ये दे रखा है अपने को 1 एंगस्ट्रॉम। 1.33 एंगस्ट्रॉम ये दे रखा है अपने। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ये किसके बराबर होगा, म्यू ऑब्जर्व 1.6 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बॉन्ड लेंथ 1.33 एंगस्ट्रॉम इंटू 100। तो पहले इनका इंटर कन्वर्जन खेलते हैं। 1.6 डिवाइड मतलब 1.6 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 डिवाइड बाय कूलम मीटर में कन्वर्ट किया, इधर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.33 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 100। 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होके 10⁻⁻1 आ गया, और ये आ गया 0.33 डिवाइड बाय 1.33 इंटू 100। ठीक है, यदि आप ये देखोगे तो ये 4/3 मतलब इसको और कैसे सॉल्व कर, ये 1/4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 25% आयोनिक कैरेक्टर है। तो इस पे ऐसे सवाल बन जाते हैं। क्लियर है सर वो आर्मस्ट्रॉन्ग का मीटर में करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, अपन ने कूलम मीटर में कन्वर्ट ठीक। किया ना, कल सिखाया था आपको। यदि आपको याद नहीं है तो फिर से लिख लेते हैं। 1 डिवाई इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। यस सर। समझ में आया तो प्लीज कॉपी कर लीजिए, और कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। सर वो लास्ट लाइन क्या है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के डेफिनेशन में? Will be absolute. Dipole of that instant is absolute. Compound becomes ionic. सर जो हमको पहले सिखाया था ना सर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और ये इनकी वैल्यू सेम देती है क्या? क्या मतलब? सर नहीं, वो पहले एक वैल्यू थी अपने पास, इक्वेशन था कि 1.6 इंटू सर डेल्टा ही है इनका आयनिस में। हाँ वो है, पर भाई दोनों तरीके हैं ना, अलग अलग तरीके हैं। ये वो एक तरीका था, ये एक तरीका है। सर वैल्यू सेम रहती है दोनों के लिए थी? नहीं यार, मतलब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिकली बनाया गया है कि थियोरेटिकली बनाया गया। यदि प्रैक्टिकली बनाते तो सेम वैल्यूज आती, और यदि थियोरेटिकली बनाते तो फिर अलग अलग वैल्यूज आती। सर पर अलग भी है तो डिफरेंस बहुत कम होगा ना?
नहीं यार, वैसा कोई जरूरी नहीं है ना, क्वेश्चन क्या सोच के बनाया गया है, वो भी तो मैटर करता है। सर दोनों के बीच बड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। अरे भाई, क्वेश्चन थियोरेटिकल बनाया गया है कि प्रैक्टिकल है, डिपेंड ये करेगा ना। सर थियोरेटिकल रहा तो फिर पता नहीं क्या होएगा।
सर वो फॉर्मूला पढ़ के बताते क्या एक बार? कौन सा वाला? सर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू एब्सोल्यूट, जो अपन ने ये निकाला है n/100। सर म्यू आयोनिक मतलब म्यू एब्सोल्यूट क्या? बिल्कुल। जब पूरा ही ट्रांसफर हो गया उससे ज्यादा क्या होएगा? सर म्यू आयनिक इज इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्व ना? बिल्कुल। सर एसआई के अलावा दूसरे यूनिट्स में वो पूछ सकता है? ऐसा ही में सॉल्व करना होता है, क्योंकि डिस्टेंस आपको उसी में कन्वर्ट करने को आएगा। सर डेबाय कौन से सिस्टम का है? केमिस्ट्री सिस्टम का, जिसमें वो डिफाइन होता है। सबका कॉपी हो गया है क्या? क्वेश्चन करिए। सर बोल भाई। सर डेबाय सेंटीमीटर में है ना, मतलब कूलम? सेंटीमीटर नहीं है वो, अच्छा सर सर सर। कूलम मीटर है वो। हाँ सर। ये मैंने कल भी कहा था कि सेंटीमीटर मत बोलना। सेंटी तो है ना बेटा, जो सामने होता ना तो मैं तेरे को पिटाई लगा तेरी जबरदस्त। अभी ऑनलाइन है तो बच गया तू। वहां तेरे कम से कम और कम से कम 2-4 ग्राम वजन बढ़ जाता तेरा सूझ के। कूलम मीटर बोलते हैं उसको, कूलम मीटर। सर वो कैलकुलेशन कैसे क्या एक बार बताओ ना। क्या मतलब? सर वो मतलब 1.6 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 है ना? हाँ और वो नीचे -10 होगा तो फिर वो 20 होगा, और फिर वो 19 का बढ़िया। हाँ मतलब। तो ये -1 हो जाएगा, 1.6 से 1.6 कट गया, 1 ये 0.33/1.33 होगा तो ये 1/4 हो जाएगा। सर छोड़ो जितना होना। क्या? सर कुछ नहीं, मैं करता एक बार वापस। हाँ कर ले। क्वेश्चन है फाइंड आउट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन CO if
mu is 0.2 dB and bond length is 2 angstrom. सॉल्व करो. सर 6.66 है. चलिए 2% आंसर बोलते हैं आप लोग. Same percentage ionic character is 0.2 divided by 1.6 into 10 raised to power minus 19 into 2 angstrom. तो ये हो जाएगा 0.2 into 3.33 into 10 raised to power minus 30 divided by 1.6 into 2 into 10 raised to power minus 90 into 2 into 10 raised to power minus 10 into 100. ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ -1 बचा, ये 1/8 आ गया, तो ये आ गया 3.33 डिवाइड बाय 16 इंटू 10. एग्रीड. तो नियरली 2.2% के आसपास. फेयर इनफ, चलेगा. चलिए, डायपोल मोमेंट की सबसे बड़ी एप्लीकेशन हो गई है. अब आगे बढ़ते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ. क्या किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? पहले ये बता दो. यदि किसी को डाउट है तो फिर पहले ये डाउट क्लियर करें, फिर आगे बढ़ेंगे. यदि किसी को डाउट है तो बता दो, वरना फिर आगे बढ़ना है भाई. CO is ionic. CO is covalent. Sorry, perfectly covalent. सर ये सब कोवेलेंट बॉन्ड के लिए है ना? Obviously yes. अब देखिए, एक एप्लीकेशन तो हो गई है, इसके अलावा और क्या क्या एप्लीकेशन है? बाकी सब एप्लीकेशन जो है वो छोटी छोटी सी है कि भाई आप पोलैरिटी
समझिए। बाकी सारी एप्लीकेशन जो है वो सब एप्लीकेशन से अपन ने सब पढ़ ली है, बस बताना बाकी है। Dipole moment can be used to confirm geometry or shape of molecule, as in case of PF3Cl2। कि भाई आप ये नहीं एज्यूम कर लें कि तीनों के तीनों क्लोरीन इक्विटोरियल पर हैं और दोनों क्लोरीन एक्सियल पर है, वैसा। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश between cis and trans forms of compound। तो क्या आपने देख लिया है कि भाई ट्रांस का 0 था और सिस का डायपोल मोमेंट था, तो आप उन दोनों में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो कौन सा कंपाउंड सिस है कि ट्रांस है। इसके अलावा वेरियस आइसोमर्स ऑफ डिस्टिंग कंपाउंड्स, और कौन सा पेयर हो सकता है, वेरियस आइसोमर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब जो बेंजीन पे जुड़े हुए हों। जैसे आपसे पूछा गया कि इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड, मतलब आपको बोला गया है कि एक कंपाउंड है इसमें बेंजीन के ऊपर 2 क्लोरीन है, तो कौन सा वाला है, ये वाला है, ये वाला है, या ये वाला है। तो आप आराम से म्यू कंपेयर करके बोल सकते हो कि सर वो कौन बीच सा में क्या है। ऑक्सीजन है। नहीं, ये बेंजीन को लिखने का तरीका होता है। अच्छा, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है। इसके बाद अगला फैक्टर्स अफेक्टिंग। टाइम क्या हुआ ये बताओ सर 11-2। बोल भाई। तीनों में से कौन सा एरोमेटिक रहेगा फिर? तीनों एरोमेटिक है, मतलब जिसके अंदर भी ये वाला सिस्टम है ना बेंजीन वाला, वो एरोमेटिक होता है। तो ऐसा बोला गया है कि आपको बोला गया है कि एरोमेटिक है, एरोमेटिक विद 2Cl है, 2 क्लोरीन है, तो कौन सा कंपाउंड है वो आप डायपोल मोमेंट देख के बता सकते हो। क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग डायपोल मोमेंट, ये अपन पढ़ेंगे कल, मतलब मंडे ट्यूसडे को। यहां तक कॉपी कर लीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। यदि किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। सर आपने